वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अन्वेषिपन कांदेतुम। इसका मतलब है खोजने पर जरूर मिलेगा और उसी तरह एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थ्रिलर मूवी है। लीडिंग रोल पर है हमारे टोबिनो थॉमस भाई साहब। और एक्चुअली इस मूवी में दो केसेस चलते हैं और इन दोनों केसेस को मूवी का हीरो कैसे सॉल्व किया, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, इसी बेसिस पर है इस मूवी की कहानी। मूवी का फर्स्ट हाफ एक केस चलता है और सेकंड हाफ दूसरा केस चलता है। मैं ज्यादा समरी तो नहीं बताऊंगा, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। अब इस मूवी की कहानी 1990 के दरमियान में चलती है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतना ग्रो नहीं हुआ होता, जैसे सीसीटीवी कैमरास, मोबाइल डेटा एक्सेट्रा। कहानी की शुरुआत में ही आनंद नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। वही हमारे टोबिनो थॉमस भाई साहब, जो फिलहाल एसपी से मिलने के लिए आता है, बाहर वेट करते रहता है। उसी जगह पर दो पुलिस वाले बैठे होते हैं और आनंद को देखकर एक दूसरे में ही बात करने लगते हैं। अरे ये तो आनंद है ना, वो एसआई आनंद जो सस्पेंड हो चुका है। हाँ, लास्ट केस इसने लवली के केस को डील किया था। आनंद बैठे बैठे अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली आनंद एक कांस्टेबल का बेटा होता है और बहुत ही मेहनत करके ये एसआई बनता है। अपने ही गांव में ट्रांसफर होता है इसका। और उसी तरह आनंद अपने काम में बहुत ही सिंसियर होता है। जहाँ पर भी इसको क्राइम नजर आता, फटाफट से एक्शन में उतर जाता है। हर एक दिन मातन नाम का एक बंदा एक लोकल पॉलिटिकल बंदे के साथ आनंद के पुलिस स्टेशन पर आता है। आनंद से कहने लगता है, सर मेरी 3 बेटियां हैं। सेकंड लड़की का नाम है लवली, जो ग्रेजुएशन कर रही है, लेकिन लवली कल से मिसिंग है। अपने एग्जाम्स की हाल टिकट लेने गई थी लवली, लेकिन दोबारा लौट कर नहीं आई। हम लोगों ने सारे लोगों से पूछताछ कर लिया, लवली के फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं गई। और हम लोगों को ये भी शक था, क्या लवली अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर चली गई, लेकिन लवली का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इसी दरमियान में एक दुकान वाला बंदा हम लोगों से लवली के बारे में बताया कि कल उसने लवली को देखा था। सो आनंद और उसकी टीम फटाफट से उस दुकान वाले के पास जाकर पूछने पर वो दुकान वाला बंदा यही कहने लगता है, हाँ सर, कल मैंने लवली बिटिया को देखा था। वो बस से उतरकर अपने घर जा रही थी। मैंने पूछा भी था, उसने कहा कि वो हॉल टिकट लेने के लिए गई थी। और हाँ सर, हर रोज 2 लड़के मेरी दुकान के पास आकर सोडा पीते रहते हैं और शायद उन दोनों लड़कों ने लवली को फॉलो किया होगा। सो आनंद और उसकी टीम उन दोनों लड़कों को पुलिस स्टेशन पर लाकर अपने स्टाइल में इंक्वायरी करने लगते हैं। वो 2 लड़के कहने लगते हैं, सर ये बात सच है कि हम रोज लवली को फॉलो करते हैं और उस दिन भी किया था। लवली को हल्के से फॉलो करते हुए उसको टीज करते थे, लेकिन लवली हमको जवाब ही नहीं देती। उसी वक्त एक मच्छी बेचने वाला बंदा लवली को देखकर इससे बात करने लगा। उस बंदे को देखकर हम लोग वापस अपने रूम पर आ गए। बस सर, हमने लवली के साथ कुछ नहीं किया, सच बता रहे हैं हम लोग। सो आनंद अपनी टीम से कहने लगता है कि उस मच्छी बेचने वाले को भी पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करो। उसके बाद आनंद मातन के घर पर जाकर लवली के कमरे को अच्छे से चेक करने लगता है। तो ये देखता है कि लवली के कमरे में काफी सारे जीसस के फोटोज है। पता चलता है कि बहुत ही धार्मिक लड़की है ये। और इसी तरह आनंद कुछ लोगों के साथ खेतों में, कुएं में तलाश करवाने लगता है। इस तरफ लवली की माँ आनंद से कहने लगती है कि लवली के कोई ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है। अपनी बड़ी बहन ब्लेसी से ही क्लोज रहती है। ब्लेसी यहाँ पर नहीं रहती, वो बेंगलुरु में जॉब करती है। लास्ट वीक ही ब्लेसी यहाँ पर आई है। पुलिस वाले ब्लेसी से पूछने लगते हैं, क्या आखिरी बार लवली ने तुमसे कुछ कहा था कि वो कहीं पर जा रही है, समथिंग लाइक दैट। ब्लेसी यही कहने लगती है, लवली ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस यही कहा कि हॉल टिकट लेने के लिए जा रही है। इसी में लवली की छोटी बहन पुलिस वालों से ये कहने लगती है कि लवली दीदी हमेशा पासी के चर्च में हमेशा जाती रहती है। सो आनंद सोचने लगता है कि उस चर्च के पास जाकर भी थोड़ा तलाशी लेनी होगी। मातन से पूछने लगता है कि उस चर्च में कौन रहता है। मातन कहने लगता है, पहले उस चर्च में 3 फादर्स रहते थे, लेकिन अब फिलहाल फादर थॉमस ही रहते हैं। तभी एक कांस्टेबल आनंद से कहने लगता है, सर चर्च के अंदर तलाशी लेना इतना मुनासिब नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इस तरह से हल्के से वार्न करने लगता है, लेकिन फिर भी आनंद किसी की भी ना सुनते हुए उस चर्च के पास जाता है तलाशी लेने के लिए। लेकिन तब तक ऑलरेडी गांव वालों को ये बात पता लग चुकी होती है कि पुलिस वाले चर्च के अंदर आ रहे हैं। पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह से हल्के से हाथापाई होने लगती है पुलिस वाले और पब्लिक के बीच। तभी ये बात जानकर सीआई सैमन यहाँ पर आकर सारे पब्लिक को कंट्रोल करने लगता है और इसी तरह आनंद को भी बहुत डांटने लगता है कि तुम बिना परमिशन के ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम खुद से डिसीजंस कैसे ले सकते हो। खैर एट द सेम टाइम दूसरी तरफ किसी कुएं में एक थैला पाया जाता है। उस थैले को पानी से बाहर निकालकर चेक करने पर उस थैले के अंदर
लवली की लाश होती है। ये देखकर बेचारा लवली का फादर मातन बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद वो सीए सैमन पुलिस स्टेशन पर आकर उन दोनों बैचलर्स लड़कों को बहुत मारने पीटने लगता है। अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद आनंद सीए सैमन के पास आकर कहने लगता है, सर हमने मच्छी पकड़ने वाले बंदे से भी इंक्वायरी किया। उसने इन दोनों लड़कों को देखा था, लेकिन ये दो लड़के उस बंदे को देखकर वापस अपने रूम पर चले गए। तो किलर सीए नहीं है सर। लेकिन सीए सैमन आनंद से कहने लगता है, शायद वो मच्छी बेचने वाला बंदा जाने के बाद इन दोनों ने दोबारा लवली को फॉलो किया होगा, उसके साथ अत्याचार किया होगा। और इसी तरह आनंद को इस केस से थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन आनंद अपने कुछ वफादार बंदों के साथ मिलकर पर्सनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जहाँ पर क्राइम हुआ, जहाँ पर लाश मिली, अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। दूसरे दिन हायर ऑफिसर सीए साइमन को बुलाकर कहने लगता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग मतलब हम क्रिश्चियंस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि आनंद एक हिंदू है और वो कल चर्च के पास जाकर बहुत ही हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से गांव वाले आनंद पर थोड़ा बहुत गुस्सा है। सो किसी भी एक बंदे को इस केस में फंसाकर केस को क्लोज कर दो। थोड़ी देर के बाद आनंद अपने हायर ऑफिसर के पास आकर इस गाँव का मैप दिखाते हुए कहने लगता है, सर इन दोनों लड़कों के रूम के पास ही एक बहुत ही पुराना कुआं है। अगर आपके हिसाब से इन दोनों लड़कों ने लवली को किडनैप किया, मारा, तो ये दोनों अपने रूम के करीब में उस कुएं में जाकर फेंक देते लवली की लाश को। लेकिन लवली की लाश तो दूसरे कुएं में पाई गई, जो इन दोनों के रूम से बहुत ही दूर है। और उस जगह पर किसी की लाश को ले जाना इन दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि कोई भी देख सकता है इन दोनों को। इतना क्यों रिस्क ले सकते हैं ये दोनों। जिस कुएं में लवली की लाश मिली वो चर्च के करीब में है, और इसी तरह चर्च के पीछे के रास्ते से बहुत ही शॉर्टकट है वो कुआं। सबको सुनने के बाद वो हायर ऑफिसर आनंद की बातों को इग्नोर ही करने लगता है। लेकिन फिर भी आनंद दूसरे दिन पुलिस डॉग की मदद लेने लगता है अपने हायर ऑफिसर को थोड़ा हिंट देने के लिए। तो वो कुत्ता पहले स्मेल करते हुए चर्च के पास जाता है। ये देखकर वो हायर ऑफिसर शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद सहदेव नाम के एक बंदे के घर के पास भी जाता है। खैर पुलिस स्टेशन पर आने के बाद वो हायर ऑफिसर आनंद से कहने लगता है, तुम पहले से ही उस चर्च पर शक कर रहे हो। उस चर्च के अंदर एक ही बंदा रहता है, फादर थॉमस। लेकिन जिस दिन क्राइम हुआ था फादर थॉमस दूसरी जगह पर थे, किसी मीटिंग पर। इस तरह से आनंद पर गुस्सा करने लगता है। खैर उसी क्राइम स्पॉट पर एक लुंगी मिली होती है। वो लुंगी कुछ लोगों को दिखाकर पूछने लगते हैं कि लुंगी किसकी है। तभी वो मच्छी पकड़ने वाला बंदा पुलिस वालों से कहने लगता है, सर मैंने ऐसी ही एक लुंगी को सहदेव के घर में देखा था जब वो अपने कपड़े सुखा रहा था। सो उसी वक्त पुलिस वाले सहदेव के घर के पास जाकर उस लुंगी को दिखाते हुए पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास भी ऐसी लुंगी है ना, क्या तुम एक बार मुझे दिखा सकते हो। सहदेव हिचकिचाते हुए कहने लगता है, सर एक्चुअली मेरी लुंगी गुम गई, मिस हो गई। तो पुलिस वाले सहदेव पर शक करते हुए इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं, पुलिस स्टेशन पर लाते हैं। बेचारा सहदेव यही कहने लगता है, सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए। उसी रात आनंद मातन के घर पर जाता है। मातन बहुत ही दुखी होते हुए आनंद से कहने लगता है कि सर लवली का फ्यूनरल भी खत्म हो चुका है और मैंने सुना है कि आप पुलिस वाले सहदेव को अरेस्ट किया। लेकिन सर मुझे पक्का यकीन है सहदेव लवली को नहीं मारा होगा। उसने लवली को बचपन से ही अपनी गोदी में खिलाया था और मेरे जान पहचान वाले एक बंदे ने मुझसे ये कहा था कि उस दिन लवली चर्च के अंदर गई थी। दूसरे दिन आनंद फॉरेंसिक वाले बंदे से मुलाकात करके थोड़ा बहुत बात करने लगता है। वो फॉरेंसिक डॉक्टर आनंद से कहने लगता है कि जब तक हम लोग किसी भी लोकेशन पर जाकर सबूतों को हासिल नहीं करते, सैंपल्स को नहीं कलेक्ट करते, तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। चर्च के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढिए आप लोग। तो उसी रात एक चोर उस चर्च के अंदर जाता है चोरी करने के लिए। जब वो बंदा चोरी कर रहा होता है, इसी दरमियान में फादर थॉमस उस चोर को देखकर उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो चोर चर्च में के कुछ सामान लेकर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरे दिन सुबह आनंद उस चोर के साथ थॉमस के पास आता है। कहने लगता है, कल रात हम लोग थोड़ा पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ा। इसके पास कुछ चर्च के सामान पाए गए हैं और पूछने पर इसने कहा कि इसने चर्च में चोरी की। हम लोग चर्च की थोड़ी तलाशी लेना चाहते हैं कि चर्च के अंदर से कौन कौन से सामान गायब हुए। फादर थॉमस कहने लगता है, अरे सर मैंने कोई कंप्लेंट दी ही नहीं, आप कैसे चर्च की तलाशी ले सकते हो। आनंद कहने लगता है, अरे फादर जी, चोर ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया, सो फॉर्मेलिटी के लिए सच करना ही पड़ेगा। इस तरह से आनंद फॉरेंसिक वालों के साथ मिलकर इस चर्च के अंदर आकर थोड़ी
और उन बालों को कलर लगा हुआ है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस सारे गांव में सिर्फ एक ब्लेसी ही लौती लड़की है जो अपने बालों में कलर लगाती है। ब्लेसी को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करने पर ब्लेसी ने हमको सच बताया। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली क्राइम होने से एक दिन पहले फादर थॉमस के बहन का बेटा डैनी थॉमस के पास आता है। मतलब डैनी के कॉलेज की छुट्टी होती है, वो छुट्टियां बिताने के लिए थॉमस के पास आता है। खैर दूसरे दिन फादर थॉमस किसी मीटिंग पर दूसरे गांव पर जाने लगता है और यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली डैनी और ब्लेसी का चक्कर चल रहा है। ये दोनों बेंगलुरु में रहते हैं, लव बर्ड्स है। ब्लेसी जब अपने गांव पर आई, ब्लेसी से मिलने के लिए ही डैनी भी यहाँ पर आता है। ये दोनों यहाँ पर कांडवान करने लगते हैं और जब यहाँ से ब्लेसी जाने ही वाली होती है, दरवाजा ओपन करने पर बाहर लवली होती है। लवली ब्लेसी को देखकर कहने लगती है, मुझे ऑलरेडी तुम दोनों के बारे में शक था और आज जाकर ये शक यकीन में बदल गया। मतलब उस दिन लवली हॉल टिकट लेकर डायरेक्ट चर्च के पास आती है ब्लेसी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। लवली गुस्से में अपने घर पर जाने लगती है अपने माँ बाप को ब्लेसी के बारे में बताने के लिए। लेकिन ब्लेसी और डैनी लवली को समझाने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमको सारी बात समझाऊंगी, प्लीज लवली। लेकिन लवली ना मानने पर डैनी लवली का मुंह पकड़कर फटाफट से कमरे के अंदर ले जाता है। लेकिन लवली का मुंह कुछ ज्यादा देर तक बंद करने की वजह से उसको सांस नहीं आती, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। लवली की डेड बॉडी को देखकर ब्लेसी और डैनी शॉक में रह जाते हैं। अनजाने में इन दोनों के हाथ कत्ल हो गया। रात होने के बाद ब्लेसी सहदेव की लुंगी लाकर इसके हाथ पैर बांधकर एक थैले में रखकर इसकी लाश को चर्च के पास ही के कुएं में डाल देते हैं। और इन दोनों ने ये काम रात में किया था, इसीलिए कोई भी इन दोनों को नहीं देखा। और सुबह होने तक डैनी वापस शहर चला गया। दूसरे दिन जब थॉमस को ये बात पता चली कि लवली मिसिंग है, तो थॉमस का शक डैनी पर ही गया। लेकिन थॉमस डैनी को बचाने के लिए चुप रहा। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले डैनी के पास आकर इसको गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर देते हैं। उसी तरह ब्लेसी को भी। सुबह होने के बाद पुलिस वाले डैनी को कोर्ट के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान में डैनी मौके का फायदा उठाकर पुलिस से बचकर भागने लगता है और फाइनली एक ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देता है। आत्महत्या कर लेता है डैनी। अब उस समय डैनी आनंद के हैंडओवर में था, जिसकी वजह से कोर्ट आनंद और 3 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर देती है कि इतने सारे पुलिस वाले रहकर एक बंदे को कंट्रोल नहीं कर पाए। कल सुबह सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां पर आनंद एसपी का इंतजार करते रहता है बाहर बैठकर। थोड़ी देर के बाद वो एसपी आनंद को अंदर बुलाकर कहने लगता है कि तुम्हारी टीम के सस्पेंशन के बाद सिर्फ ऑफिस वर्क ही करने के लिए ऑर्डर मिले हैं, लेकिन मैं तुमको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ आनंद, इसलिए मैं तुमको 6 साल पुराना श्रीदेवी का मर्डर केस को सौंप रहा हूँ। बहुत सारी टीम से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन नो यूज। तो फाइनली डिपार्टमेंट इस केस को क्लोज करना चाहती है। तुमको बस इतना करना है कि तुम और तुम्हारी टीम उस गांव पर जाकर फॉर्मेलिटी के लिए इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट रेडी करना है। केस सॉल्व हो या ना हो, इट डजंट मैटर, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। तो आनंद उसी तरह से अपने टीम मेंबर्स के पास आकर केस के बारे में बताने लगता है कि एसपी साहब ने एक छोटा सा काम सौंपा है हम लोगों को, बस उस गांव पर जाकर एक रिपोर्ट बनानी है। तो ये लोग भी यही कहने लगते हैं कि हमारा क्या जाएगा, चलो जाकर थोड़ा बहुत टाइम पास कर आते हैं। इस तरह से आनंद और उसकी टीम उस गांव पर जाते हैं। तभी शॉकिंगली उन गांव वालों को इन पुलिस वालों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। तो सारे गांव वाले किसी जगह पर मीटिंग रखते हैं। गांव का प्रेसिडेंट गांव वालों से कहने लगता है कि श्रीदेवी के केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोबारा एक टीम हमारे गांव पर आने वाली है। और पिछली बार भी काफी सारे टीम्स आकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हम गांव वालों पर कितना जुल्म किया ये हम सारे लोग जानते हैं। कुछ लोग तो अपनी जान ही गंवा दी। तो इस बार हम लोग इन पुलिस वालों को कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब इसी मीटिंग पर सदानंद नाम का एक जमींदार भी होता है, एक बड़ा बंदा। वो भी स्पीच देते हुए कहने लगता है हम सारे लोग एक यूनिटी की तरह काम करना होगा। उसी वक्त आनंद और उसकी टीम यहाँ पर आकर इन लोगों की बातें सुन लेते हैं और शॉक में रह जाते हैं कि हमारी खबर इन लोगों को कैसे पहुँच गई इतना जल्दी। आनंद और उसकी टीम एक रिटायर कांस्टेबल रविंद्रन नाम के एक बंदे के घर पर जाते हैं। रविंद्रन कहने लगता है कि हमारे गांव के प्रेसिडेंट को पॉलिटिकली बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो उसको ऑलरेडी पता लग गया कि आप आने वाले हो। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, सो मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर सकता। शादी के कामों में मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन आप लोग जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक घर भी रेडी कर दिया। आनंद पूछने लगता है गाँव वाले पुलिस के खिलाफ क्यों है। रविंद्रन कहने लगता है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली इससे पहले काफी सारे टीम्स आकर श्रीदेवी के केस को इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बहुत टॉर्चर किया हमारे गांव वालों पर, इसलिए वो पुलिस के खिलाफ है।
और मैं भी एक पुलिस वाला होने की वजह से गांव वाले हल्के से मुझे नफरत करते हैं। लास्ट टाइम एक भी बंदा मेरे बेटे की शादी पर नहीं आया। इसी दरमियान में कुछ गांव वाले रविंद्रन के पास आते हैं। रविंद्रन को बहुत डांटने लगते हैं कि तुम इन लोगों की हेल्प कैसे करने लगे, तुम नहीं जानते हम गाँव वालों के साथ क्या क्या इन पुलिस वालों ने। आनंद इन सारे गाँव वालों को समझाने लगता है कि आप लोग फिक्र मत करिए, हम बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर आए हैं। एक छोटी मोटी इंक्वायरी करके हम लोग वापस चले जाएंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। खैर उसके बाद रविंद्रन इन लोगों को इनके घर के पास ले जाते हुए श्रीदेवी के केस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने लगता है। श्रीदेवी की माँ का नाम है रेवम्मा, जो इसी गांव में एज ए टेलर की तरह काम करती है। एक्चुअली जब रेवम्मा जवानी में थी एक बंदे से प्यार किया था, लेकिन उस बंदे ने रेवम्मा को धोखा दे दिया, उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। उसी की बेटी है श्रीदेवी। उसके बाद रेवम्मा पोडियन नाम के एक बंदे से शादी किया, लेकिन पोडियन हर रोज रेवम्मा को टॉर्चर करने लगा, जिसकी वजह से रेवम्मा ने पोडियन को तलाक दे दिया। रेवम्मा अकेले ही अपनी बेटी श्रीदेवी की परवरिश करने लगी। श्रीदेवी मरने के 2 दिन पहले पोडियन रेवम्मा के पास जाकर उसे झगड़ा करने लगा था। सो पुलिस वाले पहले पोडियन से ही इंक्वायरी किया, लेकिन उसने कहा था वो कुछ नहीं जानता। उस टाइम श्रीदेवी को मनोरमा के मैगजीन में आने वाले आर्टिकल्स बहुत पसंद थे, हर वीक पढ़ा करती थी वो आर्टिकल्स। श्रीदेवी जब कॉलेज पढ़ती थी तो काफी सारे लड़के श्रीदेवी के इर्द गिर्द घूमने लगे, इसको प्रपोज किया, लेकिन श्रीदेवी ने किसी के प्यार को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसकी माँ ऑलरेडी प्यार के नाम पर धोखा खा गई, इसलिए श्रीदेवी भी धोखा नहीं खाना चाहती। इस गांव का दुकान वाला बंदा सेतु श्रीदेवी से बहुत प्यार करता था सिंसियरली, लेकिन शॉकिंगली एक दिन श्रीदेवी आधी रात को अपनी नींद से जागकर अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखा कि माँ मैं अपने प्रेमी के साथ जा रही हूँ। इस तरह से उस रात श्रीदेवी अपने घर से चली गई। एक्चुअली उस रात मुझे नाइट ड्यूटी थी। मैं अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वापस अपने घर पर जा रहा था तो एक बंदा मुझसे ये कहा कि पिल्ले के बागीचे में रेवम्मा की बेटी की लाश है। तो मैं शॉक में रहकर जब वहाँ पर गया तो सच में श्रीदेवी की लाश थी, किसी ने उसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर पहुंचकर जिन जिन लोगों पर शक है उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत मारा पीटा, बहुत टॉर्चर किया। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि जब श्रीदेवी मरी थी उस वक्त श्रीदेवी 3 महीनों की प्रेग्नेंट थी, लेकिन इंक्वायरी में हमको ये बात पता चली कि श्रीदेवी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। बहुत सारे टीम्स आकर उस रहस्य प्रेमी के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन नो यूज। अब पुलिस वाले इंक्वायरी के नाम पर कुछ लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, वो टॉर्चर ना सहते हुए कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिया। फाइनली श्रीदेवी की लाश पिल्लाई के बागीचे में मिली थी ना, उससे भी इंक्वायरी किया कि शायद पिल्लाई और श्रीदेवी का चक्कर चल रहा था। डीएनए टेस्ट करने पर यह बात पता लग गई थी कि श्रीदेवी के पेट में जो बच्चा था वो पिल्लाई का नहीं है। इस तरह से केस के सारे डिटेल्स बताकर वो रविंद्रन वापस अपने घर पर चला जाता है। खैर सुबह होने के बाद आनंद और उसकी टीम श्रीदेवी के घर पर जाकर रेवम्मा से वो मैगजीन की किताब मांगने लगते हैं जो श्रीदेवी हमेशा पढ़ा करती थी। इन सारे मैगजीन्स को थरोली चेक करने लगते हैं। तो इसी दरमियान में इन लोगों को एक बहुत ही पुराना लेटर मिलता है। फ्रॉम एड्रेस होता है लेखा, और वो भी बॉम्बे से आया होता है। तो उसी वक्त आनंद उसकी टीम लेखा के पास जाते हैं। लेखा कहने लगती है उस टाइम मेरा हस्बैंड बॉम्बे में काम किया करता था, तो मैं भी मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर बॉम्बे में रहती थी, लेकिन एक फायर एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद मैं वापस अपने गांव चली आई। जब मैं बॉम्बे में रहती थी उस वक्त मैं श्रीदेवी को लेटर्स लिखा करती थी। आनंद पूछने लगता है क्या कभी श्रीदेवी ने अपने लेटर्स में कुछ अजीब की बात को लिखा था या तो फिर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र किया था। बहुत सोचकर लेखा कहने लगती है हाँ, एक दिन एक लेटर में श्रीदेवी ने ये लिखा था कि हिंदी कैसे सीखते हैं, कितना टाइम लगता है। तो दूसरी लेटर में मैंने श्रीदेवी से पूछा तुम क्यों हिंदी सीखना चाहती हो, उसका जवाब कुछ नहीं दिया उसने। तो ये जानने के बाद आनंद यही सोचने लगता है कि शायद श्रीदेवी का बॉयफ्रेंड नॉर्थ साइड में रहता है, इसलिए वो हिंदी सीखना चाहती थी और ये भी जानना चाहता है कि इस गांव से कौन है वो बंदा जो नॉर्थ साइड गया। इसके बारे में जानने के लिए आनंद और उसकी टीम उस गांव के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, क्योंकि गांव का हर एक डेटा इसी प्रेसिडेंट के पास होता है, सालों का डेटा इसके पास होता है, फाइल्स को भी दिखाने लगता है। लेकिन वो प्रेसिडेंट आनंद को मदद करने से साफ मना कर देता है कि मैं आप लोगों को कोई भी फाइल नहीं दूंगा, मैं क्या गांव का कोई भी बंदा आप लोगों की मदद नहीं करेगा, आप यहाँ से जा सकते हो। सो उसी रात आनंद और उसकी टीम पंचायत ऑफिस में काम करने वाले पियून को बहुत दारू पिलाकर प्रेसिडेंट के पास वो जो फाइल है ना उसको चुराने के लिए कहते हैं। दूसरे दिन आनंद कृष्णन नाम के एक ऑफिसर से जा मिलता है जो कुछ सालों पहले इसी श्रीदेवी का केस को डील किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था।
कृष्णन कहने लगता है कि मैंने भी उस टाइम श्रीदेवी के गुप्त प्रेमी के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था। इसी के बारे में पूछने के लिए मैं उस गांव के पोस्टमैन से मिलना चाहा। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि श्रीदेवी मरने के कुछ दिनों बाद उस पोस्टमैन का एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चला गया। उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया, केस वहीं पर रुक गया। आनंद वापस अपने घर पर आकर उसी पुराने लेटर को थरोली एग्जामिन करने लगता है। अब इसके ऊपर फ्रॉम एड्रेस तो बॉम्बे का होता है, लेकिन स्टैम्प हरियाणा का होता है। आनंद फटाफट से लेखा के पास जाकर इस लेटर के बारे में पूछने लगता है। लेखा कहने लगती है कि ये लेटर मैंने नहीं लिखा और इसमें की हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। मतलब यहाँ पर लेटर के ऊपर लेखा का नाम होता है, लेकिन लेखा ने इस लेटर को नहीं सेंड किया। थोड़ी देर के बाद पंचायत ऑफिस में काम करने वाला वो प्यून आनंद और उसकी टीम के पास आकर कहने लगता है, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस फाइल को चुरा नहीं पाया क्योंकि वो प्रेसिडेंट उस फाइल को अपने घर में छुपा लिया। तो आनंद के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, उसी रात उस प्रेसिडेंट के घर पे जाता है उस फाइल को चोरी करने के लिए। लेकिन वो प्रेसिडेंट आनंद को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन आनंद उल्टा उस प्रेसिडेंट को ही डराने धमकाने लगता है कि अगर तुमने मुझे कोऑपरेट नहीं किया तो तुमको मारने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो डर के मारे वो प्रेसिडेंट उस फाइल को आनंद के हाथ में थमा देता है। घर आने के बाद इस फाइल के सारे डेटा को चेक करने पर यह बात पता चलती है कि इस गांव का बड़ा वही जमींदार सदानंद का बेटा विष्णु अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके हरियाणा में जॉब करता है। अपनी टीम से कहने लगता है कि सदानंद और इसके बेटे के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करो। सुबह होने के बाद आनंद का एक टीम मेंबर आनंद के पास आकर कहने लगता है, सदानंद इस गांव में ही बहुत पैसे वाला बंदा है। उसका बेटा विष्णु पिछले 4 सालों से दुबई में रहता है। लेकिन जब विष्णु अपनी पढ़ाई कर रहा था उस वक्त इस गांव के पडियानी फेस्टिवल पर यहाँ पर आता था। आनंद सोचने लगता है कि पडियानी फेस्टिवल फरवरी में आता है। श्रीदेवी की मौत मई में हुई, जिसका मतलब विष्णु लास्ट टाइम जब अपने गांव पर आया था शायद विष्णु और श्रीदेवी फिजिकल हुए थे। इसलिए जब श्रीदेवी मर गई थी तो वो 3 महीनों की प्रेग्नेंट थी। उसके बाद आनंद और उसकी टीम उस गांव के पोस्टमैन के घर पर जाते हैं और ये पोस्टमैन धीरे धीरे रिकवर होते रहता है। पूछताछ करने पर पोस्टमैन कहने लगता है कि श्रीदेवी के मरने के कुछ दिनों बाद एक ब्लैक एम्बेसडर कार ने इसको ठोक दिया, इसकी वजह से ये कोमा में चला गया। उसके बाद आनंद इस पोस्टमैन से उस लेटर के बारे में पूछने लगता है कि ऐसे लेटर श्रीदेवी को कहां से आते थे। खैर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि आनंद उस गांव के प्रेसिडेंट के पास जाकर उसको वो फाइल देते हुए कहने लगता है, हमारी टीम किलर को पकड़ नहीं पाई, फाइनल रिपोर्ट लिखकर हम केस को क्लोज करना चाहते हैं, कल आप भी फॉर्मेलिटी के लिए आ जाइए, छोटी सी इंक्वायरी है। दूसरे दिन आनंद सदानंद को भी इंक्वायरी पर बुलाया होता है और इस वक्त सदानंद एक ब्लैक एम्बेसडर कार में आता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट से कहने लगता है कि पता नहीं इन पुलिस वालों ने मुझे क्यों बुलाया, इस केस का और मेरा क्या लेना देना है। उसके बाद आनंद कुछ लोगों को कमरे के अंदर बुलाता है थोड़ा बहुत केस के डिटेल्स बताने के लिए, स्पेशली सदानंद को। सदानंद से कहने लगता है कि पहले तो मैंने सोचा था कि किलर कोई यंग लड़का है, लेकिन किलर एक 60 साल का बंदा है। उस 60 साल के बंदे को एक लड़का है, वही लड़का श्रीदेवी का प्रेमी है। उस लड़के से हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया, उसकी बातें भी रिकॉर्ड कर ली हमने। इस तरह से आनंद टेप रिकॉर्डर को प्ले करने लगता है। रिकॉर्डर में वो बंदा कहने लगता है कि मैं श्रीदेवी को बचपन से ही जानता हूँ, मैं और श्रीदेवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों हमारे घर में बोलने के लिए बहुत डर रहे थे। जब मैं फेस्टिवल के लिए अपने गांव पर आया था उस वक्त मैं और श्रीदेवी फिजिकल हुए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद श्रीदेवी ने मुझे लेटर लिखा कि ये प्रेग्नेंट है। तो मैंने ठान लिया कि मैं श्रीदेवी से शादी करूंगा। तो मैं और मेरे दोस्त अपने गांव पर पहुंचकर श्रीदेवी को किसी चर्च के पास मिलने के लिए बुलाया, लेकिन शॉकिंगली उस रात श्रीदेवी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। सुबह होने के बाद मैंने अपने दोस्त को गांव पर भेजा श्रीदेवी के बारे में पता करने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त मेरे पास आकर ये कहने लगा कि श्रीदेवी की डेथ हो गई, किसी ने श्रीदेवी को मार दिया। मैं फटाफट से श्रीदेवी को देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे रोक दिया। अगर इस वक्त मैं गांव पर जाऊंगा तो पुलिस वाले मुझ पर शक करेंगे। उसी वक्त मैं और मेरे दोस्त वापस सिटी चले गए। आनंद सदानंद से कहने लगता है कि मैंने इस गांव के पोस्टमैन से भी पूछताछ की। उस पोस्टमैन ने मुझे सब कुछ बता दिया। एक बेटा नीचे जाती लड़की से प्यार करने की वजह से वो बाप उस लड़की को मार दिया, बहुत ही बेरहमी से। यही स्टेटमेंट मैं अपने रिपोर्ट में लिखने वाला हूँ। इस तरह से सदानंद को छोड़ देता है, क्योंकि आनंद और उसकी टीम के पास सदानंद को गिरफ्तार करने के राइट्स नहीं होते। उसी वक्त आनंद एसपी को भी इन्फॉर्म करता है रिपोर्ट देने के लिए।
थोड़ी देर के बाद एसपी यहाँ पर आकर रिपोर्ट पढ़कर आनंद से कहने लगता है, तो अब देर किस बात की, चलो हम उसे गिरफ्तार करते हैं। इस तरह से सारे पुलिस वाले सदानंद के पास जाने लगते हैं। तभी ये लोग ये देखते हैं कि गांव के कुछ लोग किसी जगह पर भाग रहे हैं। आनंद एक बंदे को पकड़कर पूछने लगता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। वो बंदा कहने लगता है कि गांव के बाहर किसी बंदे ने अपने आप को फांसी लगाकर मर गया। तो पुलिस वाले भी वहाँ पर जाने लगते हैं। शॉकिंग बात यह है कि अपने आप को फांसी लगाने वाला और कोई नहीं, वो रिटायर्ड कांस्टेबल रविंद्रन होता है। रविंद्रन मरते मरते एक नोट को लिखा होता है। लिखता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आनंद मुझको इतना जल्दी फाइंड आउट कर लेगा। मतलब एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि श्रीदेवी का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं, रविंद्रन का बेटा सुदीप होता है और सुदीप की ही रिकॉर्डिंग उस टेप रिकॉर्डर में होती है। जब सुदीप के लिए श्रीदेवी से लेटर्स आ रहे थे तो एक दिन रविंद्रन उन लेटर्स को लेकर पढ़ने लगा। तब जाके रविंद्रन को ये बात पता चली कि इसका बेटा सुदीप और श्रीदेवी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मतलब यहाँ पर जो कोई भी लेटर सुदीप के लिए आता, पहले रविंद्रन उन लेटर्स को पढ़कर दोबारा ऐसे ही सील करके उस पोस्टमैन को दे दिया करता था। इसी लेटर्स के जरिए से रविंद्रन को ये बात पता चली कि इसका बेटा सुदीप और श्रीदेवी एक दिन मुलाकात करने वाले हैं जज के पास। तो उस रात रविंद्रन श्रीदेवी को फॉलो करते हुए उसको मार देता है, अपने बेटे से मिलने नहीं देता। इसके कुछ दिनों बाद रविंद्रन एक ब्लैक एम्बेसडर कार को भाड़े पर लेकर उस पोस्टमैन का एक्सीडेंट करवाता है, लेकिन लकीली वो पोस्टमैन बच जाता है, कोमा में चला जाता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि एक्चुअली आनंद को रविंद्रन पर शक नहीं था, लेकिन जब आनंद फाइल लेने के लिए प्रेसिडेंट के घर पर गया था तो उस वक्त प्रेसिडेंट से पूछा था क्या हम लोगों की खबर तुमको किसने दिया। तो उस वक्त प्रेसिडेंट ने कहा कि रिटायर्ड कांस्टेबल रविंद्रन ने। तो उसी दिन से आनंद रविंद्रन पर शक करने लगा। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि रविंद्रन का बेटा सुदीप दिल्ली में काम करता है, लेकिन वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। ये सारे डिटेल्स उस फाइल में मौजूद होते हैं। यह जानने के बाद आनंद सुदीप को कॉल करके सारी बात पूछने लगता है। सो सुदीप ने जो बात बताई वो सारी बात इसने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर चुका होता है। और जब उस कमरे में आनंद ने उस टेप रिकॉर्डर को प्ले किया था, रविंद्रन ने जान लिया था कि इसके बेटे की ही वॉइस है। रविंद्रन पकड़ा ना जाए इसीलिए इसने आत्महत्या कर ली। इस तरह से आनंद और उसकी टीम 6 साल पुराने केस को सॉल्व कर देते हैं। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।